Namaste, welcome to Duniadari. Today we will discuss fundamental rights and directive principles of state policy. तो आज बात करते हैं भारतीय संविधान के दो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों के। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बिल्कुल, ये तो एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जान है ना? जिसका दिल और आत्मा कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। हाँ, देखिए, एक तरफ है फंडामेंटल राइट्स जो संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं। हाँ, ये वो गारंटीज हैं, वो वादे हैं जो संविधान हम नागरिकों को देता है। कुछ बेसिक फ्रीडम्स हैं, कुछ प्रोटेक्शंस हैं। अच्छा, जिन्हें हम स्टेट के खिलाफ मतलब सरकार के खिलाफ कोर्ट में एनफोर्स भी करा सकते हैं। अच्छा, यानी अगर सरकार इन्हें माने नहीं तो हम अदालत जा सकते हैं। हाँ, इसीलिए इन्हें जस्टिशिएबल कहते हैं। जस्टिशिएबल, ठीक है। और दूसरी तरफ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये पार्ट 4 में है। ये स्टेट के लिए यानी सरकार के लिए गाइडलाइंस है, एक तरह का रोड मैप है कि देश को किस दिशा में ले जाना है, कैसा समाज बनाना है। तो ये डायरेक्शंस हैं सरकार के लिए। हाँ, पर ये डायरेक्टली कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब नॉन जस्टिशिएबल है। अच्छा, तो इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते? नहीं, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन देश चलाने के लिए, गवर्नेंस के लिए इन्हें फंडामेंटल माना गया है, बहुत जरूरी। तो एक तरफ नागरिक के अधिकार जिन्हें छीना नहीं जा सकता और वो जस्टिशिएबल है। हाँ, और दूसरी तरफ देश के लक्ष्य जिन्हें हासिल करने की जिम्मेदारी सरकार की है पर वो नॉन जस्टिशिएबल है। बिल्कुल, इंडिविजुअल लिबर्टी और कलेक्टिव वेलफेयर, इन दोनों के बीच का बैलेंस साधने की कोशिश है ये दिलचस्प है। चलिए इसी बैलेंस को आज समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अनपैक दिस। तो शुरुआत फंडामेंटल राइट्स से करते हैं, पार्ट 3 आर्टिकल्स 12 to 35। हाँ जी। आपने कहा ये स्टेट के खिलाफ मिलते हैं। यहाँ ये स्टेट शब्द का मतलब क्या है? सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार? नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। आर्टिकल 12 ऐसे डिफाइन करता है। अच्छा, इसमें भारत सरकार और पार्लियामेंट तो हैं ही, राज्यों की सरकारें और उनके विधानमंडल भी हैं। ठीक है। और साथ ही सभी लोकल अथॉरिटीज जैसे म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत्स। अच्छा, लोकल बॉडीज भी। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सारी बॉडीज भी इसमें शामिल हैं जो सरकार के इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती हैं। जैसे मान लीजिए LIC है, ONGC है। अच्छा, मतलब सरकारी कंपनियां वगैरह भी। हाँ, बेसिकली सरकार का हर वो अंग जिससे एक आम नागरिक इंटरैक्ट करता है, वो सब स्टेट की परिभाषा में आ जाता है। गॉट इट, समझ गई। और आर्टिकल 13 वो क्या कहता है? आर्टिकल 13 बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान लागू होने से पहले का हो या बाद में बना हो, अगर वो इन फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है, उनसे टकराता है, तो वो उस हद तक वॉइड यानी शून्य माना जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अच्छा, तो ये तो जुडिशियल रिव्यू का आधार बन गया। मतलब कोर्ट्स तय कर सकते हैं कि कानून सही है या नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अब आते हैं मुख्य अधिकारों पर। मोटे तौर पे इन्हें 6 कैटेगरीज में बांटा जाता है। 6 कैटेगरीज, ठीक है। पहली कौन सी है? पहली है राइट टू इक्वालिटी यानी समता या समानता का अधिकार। ये आर्टिकल्स 14 से 18 तक हैं। इक्वालिटी मतलब सब बराबर? हाँ, इसमें 2 बातें हैं। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। ठीक। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी कानून का समान संरक्षण सबको मिलेगा। स्टेट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन भेदभाव तो होता है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, तो आर्टिकल 15 उसी की बात करता है। वो कहता है कि स्टेट किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और पब्लिक प्लेसेस पर जाने से रोकना, दुकानों, होटलों में, वो भी मना है। कुओं, तालाबों, सड़कों का इस्तेमाल करने से भी नहीं रोक सकते। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी तो हैं, जैसे महिलाओं या बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस। हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 15 ये कहता है कि स्टेट महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है, और साथ ही सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SCs और STs के लिए भी स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं। अच्छा, यहीं पर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है फिर, नौकरियों में, एजुकेशन में। हाँ, वो आर्टिकल 16 में ज्यादा स्पष्ट है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी नौकरियों में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। सबको बराबर मौका। हाँ, लेकिन इसी में यह भी कहा गया है कि अगर स्टेट को लगता है कि किसी बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में पर्याप्त नहीं है, तो उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन किया जा सकता है। और इसमें प्रमोशंस में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी और बैकलॉग वैकेंसीज को कैरी फॉरवर्ड करने का भी प्रावधान है। काफी डिटेल्ड है ये।
और आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को पूरी तरह से अबॉलिश करता है, खत्म करता है। ये एक दंडनीय अपराध है। और आर्टिकल 18 टाइटल्स वाला? हाँ, आर्टिकल 18 मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शंस को छोड़कर राज्य द्वारा दी जाने वाली बाकी सभी उपाधियों, टाइटल्स को अबॉलिश करता है। जैसे पहले राय बहादुर, सर वगैरह की उपाधियां होती थीं, वो सब खत्म। तो ये इक्वालिटी का मतलब सिर्फ फॉर्मल बराबरी नहीं बल्कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी, मतलब असल में बराबरी लाने की कोशिश है। बिल्कुल सही। समाज में जो असमानताएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास भी इसमें शामिल है। ओके, अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल्स 19 से 22। हाँ, ये बहुत ही अहम अधिकारों का समूह है। इसमें क्या क्या शामिल है? आर्टिकल 19 सबसे ज्यादा सुना जाता है। हाँ, आर्टिकल 19(1) में नागरिकों को 6 तरह की फ्रीडम्स दी गई हैं। 6? कौन कौन सी? पहली, बोलने और एक्सप्रेस करने की आज़ादी, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें प्रेस की आज़ादी भी शामिल मानी जाती है। ठीक है। दूसरी, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आज़ादी, असेंबली। तीसरी, एसोसिएशन या यूनियन बनाने की आज़ादी। हाँ, अच्छा। चौथी, भारत के पूरे क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की आज़ादी, मूवमेंट। पांचवी, देश के किसी भी हिस्से में बसने या रहने की आज़ादी, रेजिडेंस। और छठी, कोई भी प्रोफेशन अपनाने की या कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस करने की आज़ादी। ये तो बहुत सारी आज़ादियाँ हैं, लेकिन ये अनलिमिटेड तो नहीं होंगी, मतलब कुछ सीमाएं भी होंगी। बिल्कुल, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस किस आधार पर? फ्रेंडली रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन या इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अच्छा, काफी सारे ग्राउंड्स। हाँ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन कानून द्वारा लगनी चाहिए और वो रीजनेबल होनी चाहिए, मतलब मनमानी, आर्बिट्रेरी नहीं। ठीक है, ये हुआ आर्टिकल 19। हाँ। आगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए कन्विक्शन के संबंध में प्रोटेक्शन देता है। इसमें 3 बातें हैं। क्या है वो? पहला, कोई एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ नहीं होगा, मतलब किसी काम को अपराध घोषित करने वाला कानून बाद में बनाकर पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। अच्छा। दूसरा, डबल जेपर्डी नहीं होगी, यानी एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है। और तीसरा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन, यानी किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये तो काफी जरूरी प्रोटेक्शंस हैं। और आर्टिकल 21, इसे तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या कहता है ये? ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब क्या है? देखिए, शुरू में इसका मतलब समझा गया कि बस कानून में लिखी प्रक्रिया का पालन करना काफी है, लेकिन मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रोसीजर भी जस्ट, फेयर और रीजनेबल होनी चाहिए, मनमानी नहीं। अच्छा, तो इसका स्कोप बहुत बढ़ गया। हाँ, बहुत ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए इसमें कई और अधिकार शामिल कर दिए हैं, जैसे राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, और भी बहुत कुछ। इस पर हम बाद में थोड़ा और बात कर सकते हैं। जरूर, और इसी में शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा। हाँ, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से आर्टिकल 21A जोड़ा गया। ये 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाता है। ये बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। और फिर है आर्टिकल 22, जो अरेस्ट और डिटेंशन के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। इसमें क्या प्रोटेक्शंस हैं? इसमें सामान्य तौर पर गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव कराने का अधिकार, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हाँ, ये प्रोटेक्शंस एनिमी एलियंस पर लागू नहीं होती, और प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर भी पूरी तरह लागू नहीं होती। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत। हाँ, उसके लिए अलग रूल्स हैं, हालांकि उसमें भी कुछ सेफगार्ड्स हैं, जैसे एडवाइजरी बोर्ड का रिव्यू वगैरह। ठीक है, तो ये हुई राइट टू फ्रीडम की बात। अब तीसरी कैटेगरी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल्स 23-24। हाँ, ये समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए है। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, बिना पैसे के जबरन काम कराना
और इसी तरह के दूसरे फोर्स्ड लेबर को प्रतिबंधित करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब? मानव तस्करी। हाँ बिल्कुल। खरीदना, बेचना, बंधुआ मजदूरी, ये सब मना है। हालांकि इसमें एक अपवाद है कि स्टेट पब्लिक पर्पस के लिए कंपल्सरी सर्विस लागू कर सकता है, जैसे मिलिट्री सर्विस, लेकिन बिना किसी भेदभाव के। और आर्टिकल 24? आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री, माइन या दूसरे हजारडस काम में लगाने पर रोक लगाता है। मतलब बाल मजदूरी पर रोक खतरनाक कामों में। हाँ बिल्कुल, ये बच्चों के हितों की रक्षा के लिए है। इसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल्स 25 से 28। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, तो ये अधिकार तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो या ना हो, अपने अंतःकरण कॉन्शियंस की स्वतंत्रता देता है। कॉन्शियस की स्वतंत्रता मतलब अपने अंदर की आवाज सुनने, अपने हिसाब से ईश्वर या किसी शक्ति से संबंध बनाने की आजादी, और साथ ही अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रोफेस, आचरण करने, प्रैक्टिस और प्रचार करने, प्रोपेगेट की भी स्वतंत्रता है। प्रचार करने की भी? हाँ, लेकिन ये स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और दूसरे फंडामेंटल राइट्स के आधार पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। अच्छा, और इसमें सिखों को कृपाण रखने की छूट भी है? हाँ, आर्टिकल 25 के एक्सप्लेनेशन आई में कहा गया है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 26? आर्टिकल 26 रिलीजियस डिनोमिनेशंस या उनके सेक्शंस को अधिकार देता है कि वो धार्मिक और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को कानून के अनुसार एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये अधिकार भी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन है। और आर्टिकल 27 टैक्सेस वाला? हाँ, आर्टिकल 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैक्सेस देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिनकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रमोशन या मेंटेनेंस में खर्च की जानी हो। मतलब धर्म के नाम पर टैक्स नहीं। हाँ, और आर्टिकल 28 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से जुड़ा है। क्या कहता है ये कहता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पूरी तरह स्टेट फंड से चलते हैं, उनमें कोई धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। पूरी तरह स्टेट फंडेड में नहीं, और जो स्टेट से एड लेते हैं या रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उसमें भाग लेने या पूजा में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जब तक उसने, या अगर वो माइनर है तो उसके गार्डियन ने सहमति न दी हो। समझ गए। अब 5वीं कैटेगरी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल्स 29-30, ये किन के लिए हैं? ये मुख्य रूप से भारत में रहने वाले नागरिकों के सेक्शंस, खासकर माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी हो या रिलीजन बेस्ड। अच्छा, आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29(1) कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी सेक्शन को, जिनकी अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर है, उसे बनाए रखने, कंजर्व का अधिकार होगा। अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बचाने का अधिकार। हाँ, और आर्टिकल 29(2) कहता है कि स्टेट द्वारा मेंटेन किए जाने वाले या स्टेट फंड से एड पाने वाले किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी नागरिक को सिर्फ धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा। ठीक है। और आर्टिकल 30? आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को, चाहे वो रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक, ये अधिकार देता है कि वो अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उन्हें एडमिनिस्टर यानी चला सकते हैं। ये माइनॉरिटीज के लिए है स्पेसिफिकली? हाँ, ये माइनॉरिटीज को अपनी पहचान बनाए रखने और शिक्षा के जरिए विकास करने में मदद करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि स्टेट एड देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि इंस्टीट्यूशन किसी माइनॉरिटी द्वारा मैनेज किया जा रहा है। ठीक है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे अहम अधिकार पर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। एग्जैक्टली, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसा आपने शुरू में कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि ये वो अधिकार है जो बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स को मीनिंगफुल बनाता है, उन्हें लागू करवाता है। ये खुद एक फंडामेंटल राइट है। अच्छा, कैसे? ये अधिकार देता है कि अगर किसी व्यक्ति के किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने अधिकार को इन्फोर्स कराने के लिए।
सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं? हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, लेकिन आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है फिर? सुप्रीम कोर्ट इन राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट्स जारी कर सकता है। 5 तरह की रिट्स होती हैं। 5 कौन कौन सी? हेबियस कॉपस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, परमादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, क्वो वारंटो, अधिकार पृच्छा और सर्शिरारी, उत्प्रेषण। इनके नाम तो सुने हैं, ये करती क्या है? मोटे तौर पर हेबियस कॉर्पस अवैध हिरासत के खिलाफ है। मैंडमस किसी पब्लिक ऑफिशियल को उसका काम करने का आदेश देता है। प्रोहिबिशन किसी निचली अदालत को उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर जाने से रोकता है। क्वो वारंटो पूछता है कि आप किस अधिकार से पब्लिक ऑफिस धारण किए हुए हैं, और सर्शियोररी किसी निचली अदालत के फैसले को रद्द करके मामले को ऊपर मंगाता है। वाओ, ये तो काफी पावरफुल टूल्स हैं। हाँ, ये गारंटी है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ कागज पर नहीं रहेंगे, उन्हें लागू भी कराया जा सकेगा। पार्लियामेंट चाहे तो किसी और कोर्ट को भी ये रिट्स जारी करने की पावर दे सकता है, पर अभी ये सुप्रीम कोर्ट आर्ट 32 और हाई कोर्ट्स आर्ट 226 के पास है। लेकिन इन राइट्स पर कुछ लिमिटेशंस या सेविंग क्लॉजेस भी हैं, जैसा आपने बताया था। हाँ, कुछ सेविंग क्लॉजेस हैं, जैसे आर्टिकल 31A कुछ कानूनों को, जैसे जमींदारी उन्मूलन वाले 5 FRS आर्टिकल 14, 19 सहित के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने से बचाता है। आर्टिकल 31B 9th स्केड्यूल में डाले गए कानूनों को बचाता है। हालांकि अब 9th स्केड्यूल का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है IR कोहलू केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर। अच्छा। और आर्टिकल 31C कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्पेसिफिकली आर्टिकल 39B और 39C जो रिसोर्सेज के कॉन्सेंट्रेशन को रोकने और कॉमन गुड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, को आर्टिकल 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने से बचाता है। मिनर्वा मिल्स केस ने इसका स्कोप लिमिट किया था। और राइट टू प्रॉपर्टी, वो तो अब FR नहीं है। हाँ, पहले वो आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 में था, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। तो अब वो कोई अधिकार नहीं है? नहीं, अधिकार है पर फंडामेंटल राइट नहीं। अब ये आर्टिकल 300A के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट है। मतलब सरकार कानून बनाकर ही किसी की प्रॉपर्टी ले सकती है, एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं। पर इसके उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते आर्टिकल 32 के तहत। समझ गई। और आर्म्ड फोर्सेस वगैरह के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं? हाँ, आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कानून बनाकर आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह के मेंबर्स के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सकता है, ताकि वो अपनी ड्यूटीज ठीक से निभा सके और डिसिप्लिन बना रहे। और मार्शल लॉ के दौरान? हाँ, आर्टिकल 34 कहता है कि जब किसी एरिया में मार्शल लॉ लागू हो तो पार्लियामेंट कानून बनाकर FRs पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है और मार्शल लॉ के दौरान किए गए कामों के लिए किसी भी व्यक्ति को इंडेमनीफाई यानी क्षतिपूर्ति दे सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई फंडामेंटल राइट्स की कॉम्प्रिहेंसिव बात। हाँ, ये मूलतः सिटीजन्स को स्टेट पावर से प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आधार तैयार करते हैं। अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे, पार्ट 4, आर्टिकल्स 36 से 51 तक। ये क्या है और क्यों है? जैसा हमने शुरू में कहा था, ये स्टेट यानी सरकार, केंद्र और राज्य दोनों, और दूसरी अथॉरिटीज भी जो आर्ट 12 में हैं, के लिए डायरेक्शंस हैं, निर्देश हैं। एक तरह की गाइडिंग फिलॉसफी है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया है। अच्छा, आयरलैंड से। हाँ। और इनका पर्पस क्या है? आर्टिकल 37 साफ कहता है कि ये प्रिंसिपल्स कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब नॉन जस्टिशिएबल है। हाँ, ये तो हमने पहले भी बात की। लेकिन वो ये भी कहता है कि ये देश के गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं, मतलब मूलभूत हैं, और कानून बनाते समय इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना स्टेट की ड्यूटी होगी, कर्तव्य होगा। अच्छा, तो लीगली बाइंडिंग नहीं पर मॉरली बाइंडिंग है एक तरह से, और गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल। हाँ, कह सकते हैं। इनका मेन एम है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाना और इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट, एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। ये बताते हैं कि हमें किस तरह का समाज और देश बनाना है। तो ये सरकार के लिए एक तरह का लक्ष्य पत्र या विजन डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल। इन्हें समझने के लिए क्लासिफाई किया जाता है ना, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। हालांकि ये क्लासिफिकेशन संविधान में नहीं है। हाँ, ये क्लासिफिकेशन एकेडमिक कन्वीनियंस के लिए है। संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है। इससे समझने में आसानी होती है कि कौन सा प्रिंसिपल किस विचारधारा से ज्यादा जुड़ा है। ठीक है, तो पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। या इनमें क्या आता है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स का जोर सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पर है। जैसे आर्टिकल 38 कहता है
कि स्टेट लोगों का वेलफेयर प्रमोट करेगा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस सुनिश्चित करेगा और इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज में इनइक्वालिटीज कम करने की कोशिश करेगा। ये 44th अमेंड से जुड़ा गया था इनइक्वालिटी वाला पार्ट। और आर्टिकल 39 बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि स्टेट अपनी पॉलिसी इस तरह बनाएगा कि सभी नागरिकों को, पुरुष और महिला दोनों को, लाइवलीहुड के एडिक्वेट मीन्स मिले, मटेरियल रिसोर्सेज का ओनरशिप और कंट्रोल इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो कि कॉमन गुड बेस्ट सर्व हो। अच्छा, इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा ना हो कि वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ ही हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो जाएं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो, वर्कर्स के हेल्थ और स्ट्रेंथ का ध्यान रखा जाए, बच्चों का अब्यूज ना हो, बच्चों को हेल्दी डेवलपमेंट के अवसर मिलें। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये तो डीपीएसपी में है। हाँ, फिर आर्टिकल 39A है जो 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। ये कहता है कि स्टेट गरीबों को फ्री लीगल एड मुहैया कराएगा ताकि जस्टिस पाने से कोई वंचित न रह जाए। फ्री लीगल एड, ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल हुआ। हाँ, फिर आर्टिकल 41 है राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस पाने का अधिकार, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट के मामलों में सिक्योर करने की कोशिश करना। आर्टिकल 42 कहता है कि स्टेट काम की जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस बनाएगा और मैटरनिटी रिलीफ का प्रोविजन करेगा। मैटरनिटी रिलीफ। हाँ, आर्टिकल 43 कहता है कि स्टेट सभी वर्कर्स के लिए लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और लीजर सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा और कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगा। लिविंग वेज, सिर्फ मिनिमम वेज नहीं। हाँ, लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट ज्यादा ब्रॉड है। और आर्टिकल 43A, ये भी 42nd अमेंड से आया, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन सिक्योर करने की बात करता है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। हाँ, और आर्टिकल 47 का एक हिस्सा भी सोशलिस्ट माना जाता है। न्यूट्रिशन लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस करना और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना स्टेट की प्राइमरी ड्यूटीज में से है। ठीक है, तो ये हुए मोटे तौर पर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। अब गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करें। हाँ, इसमें गांधी जी के विचारों और उनके रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम की झलक मिलती है। सबसे प्रमुख है आर्टिकल 40, जो कहता है कि स्टेट विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेगा और उन्हें ऐसी पावर्स और अथॉरिटी देगा कि वो सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट्स की तरह काम कर सकें। ये तो 73rd और 74th अमेंडमेंट से काफी हद तक इम्प्लीमेंट हो गया है ना? हाँ, बिल्कुल। पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिल गया है। फिर आर्टिकल 43 में कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात है, जो गांधीयन भी हैं और सोशलिस्ट भी। अच्छा। आर्टिकल 43B, जो 97th अमेंडमेंट से जोड़ा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की प्रमोशन की बात करता है। ये भी गांधीयन प्रिंसिपल से जुड़ा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। आर्टिकल 46 कहता है कि स्टेट वीकर सेक्शंस, खासकर शेड्यूल्ड कास्ट्स SCs और शेड्यूल्ड ट्राइब्स STs के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रमोट करेगा और उन्हें सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगा। ये गांधी जी के विचारों के बहुत करीब है। आर्टिकल 47 का दूसरा हिस्सा गांधीयन ने पब्लिक हेल्थ सुधारने के लिए स्टेट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स जो हेल्थ के लिए इंजूरियस हैं, उनके कंजम्पशन को प्रोहिबिट करने की कोशिश करेगा, सिवाय मेडिसिनल पर्पसेस के। शराबबंदी की बात। हाँ, ये उसी दिशा में है। और आर्टिकल 48 गायों, बछड़ों और दूसरे मिल्च और ड्राफ्ट कैटल के स्लॉटर को प्रोहिबिट करने और उनकी ब्रीड सुधारने के लिए कदम उठाने की बात करता है। ये भी काफी चर्चित रहता है। हाँ, तो ये मुख्य गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। अब आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पर। इनमें क्या शामिल है? ये आधुनिक उदारवादी या कार्किक सोच पर आधारित प्रिंसिपल्स हैं। जैसे आर्टिकल 44, जो कहता है कि स्टेट भारत के पूरे टेरिटरी में सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC सिक्योर करने का प्रयास करेगा। UCC, ये तो आजकल बहुत चर्चा में है। हाँ, फिर आर्टिकल 45 है। पहले इसमें 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन की बात थी, लेकिन 86th अमेंडमेंट के बाद अब ये कहता है कि स्टेट 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रयास करेगा। अच्छा, तो 6-14 वाला तो FR बन गया 821A और 06 वाला DPSP में आ गया। बिल्कुल सही। फिर आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज करने की बात करता है। ठीक है। आर्टिकल 48A, जो 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने और फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने की बात करता है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये भी बहुत रेलेवेंट है। हाँ, आर्टिकल 49 नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है।
आर्टिकल 50 जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात करता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक हिस्सा। हाँ, और आखिर में आर्टिकल 51 जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करने की बात करता है। नेशंस के बीच जस्ट और ऑनरेबल रिलेशंस बनाए रखना, इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस का सम्मान करना और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन से सेटल करने को एनकरेज करना। ये तो फॉरेन पॉलिसी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो गए। बिल्कुल, तो ये है मोटे तौर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इनमें भी काफी अमेंडमेंट्स हुए हैं जैसा आपने बताया। 42nd अमेंडमेंट ने 39A फ्री लीगल एड, 43A वर्कर्स पार्टिसिपेशन, 48A एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जोड़े, 44th ने आर्टिकल 38 में इनइक्वालिटी वाला क्लॉज जोड़ा, 86th ने आर्टिकल 45 बदला, 97th ने 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज जोड़ा। हाँ, ये दिखाता है कि ये स्टैटिक नहीं है, जरूरत के हिसाब से इनमें बदलाव और बढ़ोतरी हुई है। अब सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं जिसकी हमने शुरू में बात की थी। एक तरफ है जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स और दूसरी तरफ है नॉन जस्टिसेबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगर सरकार किसी डीएसपी को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है और वो कानून किसी एफआर से टकराता है, उसका उल्लंघन करता है, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में कौन ऊपर रहेगा? यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ होगा। बिल्कुल, ये सवाल संविधान लागू होने के तुरंत बाद ही उठ गया था। शुरुआती दौर में, जैसे चंपकम दुरै राजन केस 1951 में, सुप्रीम कोर्ट का नजरिया था कि अगर एफआर और डीपीएसपी में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट्स ही प्रिवेल करेंगे, वो ऊपर रहेंगे। डीपीएसपीज को एफआर्स के अधीन सबऑर्डिनेट रहना होगा। लेकिन इससे तो डीपीएसपीज का महत्व कम हो जाता, जो सोशियो इकोनॉमिक गोल्स थे वो पीछे रह जाते। हाँ, यही चिंता थी। इसीलिए पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट किया, 1951 किया, जिसने आर्टिकल 15(4) जोड़ा ताकि बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकें, जो चांपकम केस में चैलेंज हुआ था। फिर आगे और भी अमेंडमेंट्स हुए। लेकिन फिर आया गोलकनाथ केस 1967। उसमें क्या हुआ? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही रेडिकल व्यू लिया। कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड ही नहीं कर सकता है, डीपीएसपीज को लागू करने के लिए भी नहीं। एफआर्स को ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल स्टेटस दे दिया गया। अब यहां टकराव चरम पर पहुंच गया, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच। बाप रे, तब तो संविधान में बदलाव करना ही मुश्किल हो गया होगा एफआरएस के मामले में। हाँ, इसी के जवाब में पार्लियामेंट ने 24th और 25th अमेंडमेंट्स किए, अपनी पावर असर्ट करने के लिए। 25th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 31C जोड़ा, जिसने कहा कि अगर आर्ट 39B या 39C वाले डीपीएसपीज को लागू करने के लिए कानून बनता है तो उसे आर्ट 14, 19 या 31 के उल्लंघन के आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। यहीं से चीजें बदली फिर केशवानंदा भारती केस 1973 में। ये तो लैंडमार्क केस है। Here's where it gets really interesting. हाँ, ये भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केस माना जाता है। इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के फैसले को पलट दिया और कहा कि पार्लियामेंट संविधान के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को भी। अच्छा, तो पार्लियामेंट की पावर वापस आ गई? हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया। कहा कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड नहीं है, वो संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता। बेसिक स्ट्रक्चर ये क्या है? कोर्ट ने इसे पूरी तरह डिफाइन नहीं किया, पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फेडरल कैरेक्टर, और क्रूशियली इस केस में कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दोनों ही संविधान के एसेंशियल फीचर्स हैं। दोनों एसेंशियल फीचर्स। तो कॉन्फ्लिक्ट का क्या हुआ? यहीं पर कोर्ट ने एक नया नजरिया दिया। कहा कि एफआर्स और डीपीएसपीज एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। इन्हें अलग अलग साइलोज में देखने के बजाय एक साथ हार्मनी में पढ़ा जाना चाहिए। संविधान का लक्ष्य दोनों को मिलाकर हासिल होता है, हार्मनी एंड बैलेंस। हाँ, कोर्ट ने आर्टिकल 31C को पार्शियली वैलिड माना, सिर्फ आर्ट 39B और C के लिए, जो एफआर्स पर प्रेसिडेंस लेगा। लेकिन ये भी कहा कि ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। तो केशवानंदा ने एक तरह से मिडिल पाथ निकाला, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट से हार्मनी की तरफ। बिल्कुल। और फिर आया मिनर्वा मिल्स केस 1980। इसने इस हार्मनी वाले प्रिंसिपल को और पुख्ता किया। उसमें क्या हुआ था? 42nd अमेंडमेंट चैलेंज हुआ था। हाँ, 42nd अमेंडमेंट ने आर्टिकल 31C का स्कोप बढ़ाकर कह दिया
कि किसी भी डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाया गया कानून 8, 14 और 19 पर भारी पड़ेगा। मिनर्वा मिल्स में कोर्ट ने इस एक्सपेंशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया। क्यों? कोर्ट ने कहा कि पार्ट 3 एफआरस और पार्ट 4 डीपीएसपीस के बीच का बैलेंस इन हार्मनी ही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। आप किसी एक को दूसरे पर पूरी तरह सुप्रीमेसी नहीं दे सकते। ऐसा करना संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना होगा। डीपीएसपीस लक्ष्य हैं और एफआरस उन लक्ष्यों को पाने का साधन, मीन्स हैं। दोनों में संतुलन साधना होगा। तो अब ये स्थिति है कि एफआरस और डीपीएसपीस के बीच बैलेंस ही बेसिक स्ट्रक्चर है। Exactly. The harmony and balance between the two is an essential feature of the Constitution. तो ये हार्मनी और बैलेंस प्रैक्टिस में कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ अदालती फैसलों की बात है या जमीन पर भी इसका असर दिखता है? नहीं, इसका असर जमीन पर दिखता है और इसका सबसे बड़ा जरिया बना है जुडिशरी का क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन, खासकर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। अच्छा, कैसे? मनिका गांधी केस का जिक्र किया था आपने। हाँ, मनिका गांधी केस 1978 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्याख्या बहुत उदार तरीके से करने शुरू की। कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस, मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को भी जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, इसमें क्या क्या आ गया फिर? इसमें बहुत कुछ आया। कोर्ट ने कई डीपीएसपीस को आर्टिकल 21 का अभिन्न हिस्सा मान लिया, उन्हें इसमें पढ़ा। जैसे राइट टू लाइवलीहुड, ओल्गा टेलिस केस में 839A को आधार बनाया। राइट टू एजुकेशन, मोहिनी जैन, उन्नी कृष्णन केसेस में 841, 45 को आधार बनाया, जिसके बाद ही आर्टिकल 21A जोड़ा गया। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, 848A और 847 को 821 के साथ पढ़ा गया। राइट टू हेल्थ, 847, राइट टू शेल्टर, फ्रांसिस कोराली मुलिन, फ्री लीगल एड, 839A, वर्कर्स राइट्स, बंधुआ मुक्ति मोर्चा, वर्क प्लेस सेफ्टी, विशाखा गाइडलाइंस, इन सबको कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का हिस्सा माना गया। वाओ! तो जो डीपीएसपीस नॉन जस्टिसिएबल थे, वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के जरिए इनडायरेक्टली एक तरह से एनफोर्सेबल हो गए। बिल्कुल। जुडिशरी ने एफआरस को इंटरप्रेट करते समय डीपीएसपी से गाइडेंस ली, उन्हें कंटेंट दिया। तो नॉन जस्टिशिएबल डीपीएसपी, जस्टिशिएबल एफआर R21 को कंटेंट और मीनिंग दे रहे हैं। ये है हार्मनी इन एक्शन। जुडिशरी ने एक तरह से ब्रिज बना दिया दोनों के बीच। ये तो कमाल का इंटरप्रिटेशन है। इसके अलावा और कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं डीपीएसपीस? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए, जैसे 73rd, 74th पंचायती राज, 86th एजुकेशन और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स द्वारा बनाए गए कानूनों के जरिए। कौन से कानून? बहुत सारे हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, एमजी नरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पंचायती राज एक्ट्स। ये सब कहीं ना कहीं डीपीएसपीस को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। तो ये हार्मनी सिर्फ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से नहीं, लेजिस्लेटिव एक्शन से भी बनी है। हाँ, दोनों मिलकर काम करते हैं। इसी पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक और हिस्सा है संविधान का, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, पार्ट IVA, आर्टिकल 51A। ये कब और क्यों जोड़े गए? ये ओरिजिनल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था, इमरजेंसी के दौरान, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर। अच्छा, इमरजेंसी के समय इनका क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाना। ये माना गया है कि अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े होने चाहिए। राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। ये यूएसएसआर, सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थे। इसमें कितने ड्यूटीज हैं, क्या हैं ये? शुरू में 10 ड्यूटीज थीं, अब 11 हैं। इनमें शामिल है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा करना, भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करना, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित भेदभाव से परे होकर ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, हमारी मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसे बनाए रखना, पर्यावरण की रक्षा, हाँ, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करना और उसका संवर्धन करना,
और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म डेवलप करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। और 11वीं ड्यूटी? वो 86th अमेंडमेंट 2002 से जोड़ी गई। ये हर माता पिता या गार्डियन का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये आर्टिकल 21A FR और बदले हुए आर्टिकल 45 DPSP के साथ जुड़ती है। तो ये राइट्स, प्रिंसिपल्स और ड्यूटीज तीनों मिलकर एक पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं। हाँ, ये ड्यूटीज भी नॉन जस्टिसेबल है, राइट? हाँ, इनका क्या महत्व है फिर? हाँ, ये भी DPSPs की तरह नॉन जस्टिसेबल हैं। मतलब इनके उल्लंघन पर सीधे कोई लीगल एक्शन नहीं होता, लेकिन इनका अपना महत्व है। ये नागरिकों के लिए एक तरह के मॉरल कोड की तरह हैं। ये याद दिलाते हैं कि सिटीजनशिप सिर्फ राइट्स के बारे में नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी है। और क्या कोर्ट्स इन्हें कंसिडर करते हैं? हाँ, जुडिशरी कई बार लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करते हुए या FRs को इंटरप्रेट करते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ध्यान में रखती है। इन्हें एक रेलेवेंट फैक्टर माना जाता है। ये राइट्स को बैलेंस करते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम आज की चर्चा को समराइज करें तो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भारतीय संविधान के दो पहिए हैं, कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की गारंटी देते हैं, सिटीजन्स को स्टेट की मनमानी पावर से बचाते हैं, और ये जस्टिसेबल है। सही। दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का ब्लूप्रिंट देते हैं, स्टेट को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाते हैं कि कैसा समाज बनाना है, और ये नॉन जस्टिसेबल हैं पर गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल हैं। एकदम सही कहा। शुरू में इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट था, सुप्रेमेसी की लड़ाई थी। हाँ, पर जुडिशरी ने खासकर केशवानंदा भारती और मिनोवा मिल्स केसेस में हार्मनी और बैलेंस का रास्ता दिखाया। कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनके बीच का संतुलन ही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। ये एक डायनामिक रिलेशनशिप है जो समय के साथ इवॉल्व हुआ है और होता रहेगा। बैलेंस ही की है। पर सोचते हैं इस पर, जहां हार्मनी स्थापित हुई है वहीं कुछ पोटेंशियल टेंशन्स भी बाकी हैं या भविष्य में उभर सकती हैं। हो सकता है। जैसे आपने आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के निर्देश का जिक्र किया, जो एक DPSP है। हाँ, लेकिन वहीं आर्टिकल 25 से 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता का फंडामेंटल राइट मिलता है, और आर्टिकल 29-30 कल्चरल राइट्स देते हैं। हाँ, ये एक जटिल मुद्दा है। ऐसे में भारत जैसे डाइवर्स देश में, जहां इतनी सारी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताएं हैं, स्टेट को कैसे बैलेंस करना चाहिए सोसाइटल यूनिफॉर्मिटी या वेलफेयर के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और इंडिविजुअल या ग्रुप फंडामेंटल राइट्स के बीच, ये सवाल आज भी बहुत रेलेवेंट है और इस पे लगातार बहस होती रहती है। बिल्कुल, ये एक बड़ा चैलेंज है जिसका सामना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को करना पड़ता है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। समथिंग टू थिंक अबाउट। हाँ, इसके बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है। हाँ। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions on general studies topics, subscribe to our channel. Dhanyavad. Jai Hind.